हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSD 5 का चैप्टर नंबर 1। उसका ये प्रश्न नंबर 3 है। पाश्चात्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षणों पर विचार कीजिए। तो आंसर शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र द्वारा प्रस्तुत काव्य के लक्षणों को हम सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वे जो वस्तुपरक हैं और जिनमें काव्य के बाह्य पक्षों पर अधिक बल दिया गया है, तथा वे जो काव्य के आत्म पर तत्व पर बल देते हैं। पहले वर्ग में प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन, जॉनसन, कालाइड, मैथ्यू आर्नल्ड प्रभृति द्वारा प्रस्तुत लक्षण आते हैं, और दूसरे वर्ग में रोमांटिक काव्यधारा के कवि, आलोचक और मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति के विद्वान आते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, कालरिज, शैली, लेहंट, एलम्पो आदि। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभ प्लेटो ने 427 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ किया था। प्लेटो प्रमुखतः दार्शनिक, राजनीतिक और समाज सुधारक थे, अतः उन्होंने काव्य को सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न देखकर दार्शनिक और समाज सुधारक की दृष्टि से देखा था। उनका मत है कि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर काव्य तो इन सभी भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति है। अनुकृति होता है किसी चीज़ का होना, तो उसको देखकर ही दूसरा अगर बिल्कुल सेम वैसा ही बना दिया जाए तो उसे अनुकृति की अनुकृति कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति है, यानी कि भौतिक पदार्थ जो हैं वो एक अपने आप में अनुकृति हैं, उसके जैसा सेम काव्य है। ये भौतिक पदार्थों की अनुकृति है, अतः वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण त्याज्य है, यानी कि काव्य को त्याग देना चाहिए। प्लेटो की धारणा है कि ऐसे भावों का काव्य ऐसे भावों का संपोषण करता है जो त्याज्य और हेय है। उनकी परिभाषा काव्य की दृष्टि से नहीं लिखी गई है, केवल कविता को आदर्श राज्य से बहिष्कृत करने के उद्देश्य से ही उन्होंने व्याख्या की है। तो अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय दृष्टि से कविता की परिभाषा के संबंध में कुछ सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था, पोएट्री इज एन एमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। तो ये कहते थे एमिटेशन होता है किसी चीज़ की सेम बात होना, तो पोएट्री इज एन एमिटेशन ऑफ नेचर। तो उन्होंने कहा ये नेचर की एमिटेशन है थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के थ्रू भाषा के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती है, अर्थात काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। इस परिभाषा में दो शब्द प्रकृति और अनुकरण व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय था बाह्य जड़ जगत, अर्थात जिसमें कि पर्वत, नदी, पशु पक्षी आदि, तथा अंतर जगत जिसमें मानव भावना, काम, क्रोध आदि इन दोनों से है। इसी प्रकार अनुकरण का अर्थ है हूबहू नकल करना। तो उन्होंने कहा अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल करना नहीं है, ये अरस्तु कहते हैं, जबकि प्लेटो कहते थे कि अनुकरण बिल्कुल हूबहू किसी की नकल करना होता है। तो यह कवि के अनुकरण की भावना में मानते थे और स्वीकार करते थे कि कवि अपनी संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि का प्रयोग करके अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। तो बेशक अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे, लेकिन उनके विचार अपने गुरु से यानी कि प्लेटो से अलग थे। इसलिए अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है मूल का पुनर्उत्पादन, जीवन का कलात्मक और भावनात्मक पुनः सृजन। अरस्तु की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट शब्दों में रखना चाहें तो कह सकते हैं कि कविता जीवन और जगत का कल्पनात्मक पुनः सृजन है। कि सृजन तो है, पुनः सृजन तो है, लेकिन कैसा कल्पनात्मक है, इसमें थोड़ा सा कल्पना भी डाली गई है, इसलिए हूबहू नकल नहीं हो सकती। अरस्तु का काव्य लक्षण अपने आप में अस्पष्ट और अर्थव्यक्त है। प्रथम तो अनुकरण शब्द से सृजन अर्थ प्रकट नहीं होता। दूसरे, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, प्रकृति और अनुकरण दोनों ही शब्द वस्तु तत्व के महत्व की ओर संकेत करते हैं तथा उसी पर बल देते हैं। अनुकरण का अर्थ पुनः सृजन कर लेने पर भी वस्तु का महत्व बना रहता है। यह परिभाषा भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष के प्रति उदासीन है। पुनः जागरण काल के बाद आचार्य ड्राइडन ने काव्य की परिभाषा दो परिभाषाएं दी थी। प्रथम में उन्होंने कहा पोएट्री इज आर्टिकल्चर म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। इस परिभाषा में कविता के बाह्य पक्ष में भी केवल एक अंग संगीत तत्व पर ही बल दिया गया है।
संगीत तो कविता का एक पक्ष है और बिना संगीत के भी काव्य लिखा गया है, अतः यह परिभाषा नितांत अनुपयुक्त साबित हो गई। उनकी दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय पैथेटिक एंड न्यूमेरस स्पीच। यह परिभाषा भी मौलिक न होकर अरस्तु की परिभाषा पर ही आधारित है। ड्राइडन की दोनों परिभाषाओं में कविता के बाह्य पक्ष पर ही बल दिया गया है, उनके आत्म तत्व की ओर इन परिभाषाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ड्राइडन की परिभाषा भी इतनी उपयुक्त नहीं है। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा। डॉक्टर जॉनसन की कविता की परिभाषा है पोएट्री इज द मैट्रिकल कॉम्पोजिशन, अर्थात कविता छंदमयी वाणी है। कविता का लक्षण न बताकर पद्य पर लक्षण बताते हैं। कविता का प्राणत्व तो भाव है जिसकी ओर इस परिभाषा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर जॉनसन की दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एनिटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। इस परिभाषा में काव्य के सभी तत्वों जैसे सत्य, आनंद, कल्पना, विवेक को एक साथ मिलाकर रख दिया गया है। इस परिभाषा से काव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया, वह काव्य के व्याकरण धर्म को स्पष्ट नहीं करती। दूसरे इस परिभाषा में भी कविता के कलात्मक पक्ष पर ही अधिक बल दिया गया है। कॉलाइट की कविता की परिभाषा है पोएट्री वी कॉल म्यूजिकल थॉट्स, अर्थात काव्य संगीतपूर्ण विचार के लहजे में है। इसमें यद्यपि बुद्धि तत्व और संगीत तत्व को ध्यान में रखा गया है, पर काव्य के अन्य तत्वों जैसे भाव, कल्पना आदि की उपेक्षा की गई है। काव्य लक्षण में वस्तु पर बल देने वालों में सबसे विख्यात है मैथ्यू आर्नल्ड। इनकी काव्य परिभाषा है पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ अंडर द सर्कुलेशन फॉर सच ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बाय लॉज ऑफ पोएटिक वर्थ एंड पोएटिक हेल्थ, अर्थात काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है। ये परिभाषा लेखक के निजी आदर्श के द्योतक है और जीवन की समीक्षा तथा विचार तत्व पर बल देती है। इस परिभाषा का इस दृष्टि से तो महत्व है कि वह काव्य के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देती है, पर इसमें लय तत्व को और कोई ध्यान नहीं दिया गया। शास्त्रीय दृष्टि से भी इस परिभाषा को कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये सर्वथा अस्पष्ट और उलझी हुई परिभाषा है। इसके निम्नलिखित दोष हैं। इसमें काव्य को जिसकी स्थिति साध्य की है साधन बना दिया गया है। इस परिभाषा का समीक्षा शब्द अधिव्यक्ति दोष से दूषित है, क्योंकि जीवन की समीक्षा को ही यदि काव्य मान लिया जाएगा तो फिर शास्त्र और दर्शन भी काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें क्योंकि उनमें भी जीवन की समीक्षा होती है, उसमें भी लेखक जीवन के अनुभवों को ग्रहण करके उन पर अपने ढंग से विचार करता है। यह लक्षण विचाराधीन है, क्योंकि काव्य सत्य तथा सौंदर्य दोनों को समझना आवश्यक है। तो सामान्यतः लक्षण में परिभाषिक शब्दों का प्रयोग अवांछनीय है। आर्नल्ड की इस परिभाषा में भी यही हुआ है। इसमें काव्य का लक्षण देते समय उन्होंने काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य को परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जो काव्य से भी अधिक सूक्ष्मतर तत्व हैं, यानी कि उससे भी छोटे तत्व हैं, और जिसका अर्थ है क्रमशः कल्पना तत्व और राग तत्व। सारांश यह है कि इस परिभाषा में अंतर्द्वंद, अभिव्यक्ति, अस्पष्टता आदि कई दोष हैं। मिल्टन ने अपने एसे ऑफ एजुकेशनल में कविता की परिभाषा देते हुए कहा कि कविता स्पष्ट और आध्यात्मक होनी चाहिए। इस लक्षण में कविता के तत्वों की ओर निर्देश न होकर उसके गुणों की ओर संकेत किया गया है, अतः इसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जिन्होंने अपने लक्षणों से काव्य के भाव तत्व पर बल दिया है। इसमें रोमांटिक काल के कवि आलोचक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली आदि आते हैं, अतः उन्होंने कविता की परिभाषा उसके निर्माण की प्रतिक्रिया तथा कवि के व्यक्तित्व के आधार पर की है। वह वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपरक है। अंग्रेजी में रोमांटिक युग के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा दी है, पोएट्री इज द spontaneous overflow of the powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. अर्थात कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। यह परिभाषा अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु इसमें भी कई दोष हैं।
प्रथम तो प्रश्न यह उठता है कि क्या शांति के क्षणों में स्मृत सभी मनोवेग, जैसा कि इस लक्षण में मान लिया गया है, काव्य हो जाते हैं? स्पष्ट है कि सभी मनोवेग काव्य नहीं हो सकते। मनोवेगों के अनुभूति और भाव बन जाने पर ही कवि द्वारा भावात्मक प्रकट करने पर ही काव्य सृष्टि होती है। कविता भाव का पुनः स्मरण नहीं है, पुनः सृजन है। इस कवि परिभाषा में अभिव्यंजना तत्व की उपेक्षा की गई है। सेकंड है, प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन कभी कविता नहीं बन सकता, क्योंकि दुख के क्षणों में आंसू, कंप, विलाप आदि तथा सुख के क्षणों में उल्लास आदि भावों का सहज उच्छलन तो होता है, पर वह कविता नहीं है। अतः यह परिभाषा अतिव्याप्ति के दोषों से आक्रांत है। परिभाषा में रिकोलेक्टेड शब्द स्पष्ट नहीं है कि वो रिकोलेक्टेड शब्द से क्या कहना चाहते हैं। इन सब दोषों के होते हुए भी इस परिभाषा का महत्व है, क्योंकि इसमें कवियों की काव्य अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। यह ठीक है कि मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन जब मनोवेग अनुभूति एवं भाव बन जाते हैं तब कवि की वाणी काव्य बन जाती है। अंग्रेजी के मूर्धन्य आलोचक और कवि कॉलरिज ने काव्य की परिभाषा दी है बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, अर्थात उत्तम शब्दों के उत्तम रचना विन्यास को कविता कहते हैं। यह परिभाषा भी अस्पष्ट है। इस कथन में कविता को केवल उक्ति रूप कहा गया है, उसके भाव रूप और आत्मा की उपेक्षा की गई है। यह लक्षण व्याख्या सापेक्ष भी है, क्योंकि इसमें उत्तम शब्दों तथा उत्तम क्रम को समझे बिना लक्षण स्पष्ट नहीं होगा। कॉलरिज की दूसरी परिभाषा है इट पोएट्री इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशंस फॉर द पर्पज ऑफ इमीडिएट प्लेजर थ्रू द मीडियम ऑफ ब्यूटी। यह परिभाषा निश्चय रूप से ही पूर्ण और स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत करती है तथा कविता के लक्ष्य की ओर संकेत भी करती है। पीबी शैली के अनुसार काव्य कल्पना की अभिव्यक्ति है। इस परिभाषा में भाव पक्ष की उपेक्षा है, क्योंकि कल्पना तो भावों को संवेद बनाने का माध्यम है। कल्पनामयी उक्तियाँ जिसमें भाव या अनुभूति न हो, प्रहेलिका या चित्र काव्य बन जाती है, काव्य नहीं बनती। अतः यह लक्षण उपयुक्त नहीं है। शैली की एक और परिभाषा है पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स, अर्थात कविता सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्व सुखपूर्ण क्षणों का लेखा है। इस लक्षण में पहली शंका तो यह उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मन कौन है और उसे कैसे पहचाना जाएगा। अतः यह परिभाषा भी इतनी उक्तिपरक नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंत में लेहंट ने कहा था पोएट्री इज द इमेजिनेटिव पैशन, अर्थात कल्पनात्मक मनोवेग का नाम कविता है। यदि इस परिभाषा से उनका अभिप्राय यह है कि कल्पना के द्वारा मनोवेग की अभिव्यक्ति कविता है, तो यह लक्षण पर्याप्त उपयुक्त है। पर यदि उनका अभिप्राय है कि कल्पना द्वारा भाव के संस्कार को उद्भुत करना ही कविता है, तो यह लक्षण अपूर्ण और अपर्याप्त है, क्योंकि भाव के संस्कार को उद्भुत करना तो काव्य का प्रथम अवस्थान है। जब तक बाह्य उपकरणों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक काव्य नहीं बन पाएगा। उनकी दूसरी परिभाषा अधिक जटिल और अस्पष्ट है। कविता सौंदर्य, शक्ति और सत्य के लिए कहा गया भाववेग पूर्ण कथन है, जिसमें कल्पना में चित्रण और भाषा में एकता में विविधता के सामंजस्य की विशेषता का समावेश हो। कविता में उत्कृष्ट वासना का ही कथन नहीं होता, तटस्थ रूप से कवि सौंदर्य और सत्य का वर्णन भी होता है। भाषा के संबंध में तो यह लक्षण अत्यंत जटिल और अस्पष्ट है। सारांश यह है कि कविता की अनेक विशेषताओं को प्रकट करते हुए भी यह परिभाषा पूर्ण और आदर्श नहीं कही जा सकती। वह गीति काव्य की परिभाषा अधिक प्रतीत होती है, कविता की कम। सौंदर्यवादी कवि एडगर एलन पो ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा है आई वुड डिफाइन इन ब्रीफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्स एज द रिदमेटिकल क्रिएशन ऑफ द ब्यूटी, अर्थात काव्य सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि है। इस परिभाषा में लय का अर्थ स्पष्ट नहीं है। लय शब्द बहुत व्यापक है। प्रत्येक कला में लय होती है। संगीत और नृत्य भी सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि है। भाषा शब्द का प्रयोग न होने का कारण यह लक्षण अति व्याप्ति के दोष से ग्रसित हो उठता है। कविता के संबंध में नए सिरे से विचार करने वाले पाश्चात्य विद्वानों में आई.ए. रिचर्ड्स तथा टी.एस. इलियट का नाम उल्लेखनीय है। आई.ए. रिचर्ड्स ने माना कि काव्य अनुभूति है, जीवन अनुभूति है। रिचर्ड्स केवल अनुभूति को कविता मानते हैं। कविता अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूतियों से प्रत्येक विशेषता में भिन्न होते हुए भी किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती।
रिचर्ड्स की इस परिभाषा को विद्वानों ने दुरह, जटिल, अस्पष्ट कहा है। टी.एस. इलियट ने काव्य चिंतन में एंटी रोमांटिक रवैया अपनाते हुए घोषित तौर पर कहा है कि रचनाकार जितना भी उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर करना ही उतना ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कला को निर्व्यक्तित घोषित किया और कवि मानस को काव्य रचना का माध्यम मात्र बताया। वह काव्य को कवि कवित्व की अभिव्यक्ति नहीं मानते, भावों की तीव्रता को महत्व नहीं देते, काव्य शिल्प की कलात्मकता पर बल देते हैं। साथ ही वह यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रौढ़ कवि वह होता है जो अपने व्यक्तिगत तथा उत्कृष्ट अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करता है। अतः वह शिल्प और अनुभूति दोनों का महत्व मानते हैं तथा भारतीय अर्थशास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। कवि अपने निजी भावों को इस प्रकार वाणी देता है कि वह भाव सर्व सामान्य के भाव बन जाते हैं। उसके अनुभव निजी होते हुए भी सबके अनुभव बन जाते हैं। अर्थात कवि में वो जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके भावों में वो बात होनी चाहिए कि उसके अपने खुद के भाव सर्व सामान्य के भाव बन जाए। यानी कि अगर हम कविता पढ़ते हैं तो जो कवि के अंदर भाव उद्दलित हो रहे हैं वही भाव पाठक के मन में भी उद्दलित होने चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में पाश्चात्य आचार्य द्वारा काव्य लक्षण के बारे में विवेचना। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने पहले बना दिया था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसकी वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।